हेलो बच्चों, क्लास 10th का हम लोग पेंटिंग सब्जेक्ट का सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों चैप्टर्स के यूट्यूब लिंक डाल दिए हैं, जाके पहले अपना रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जैसे कि ऑलरेडी अपने 2 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारी क्या चल रही है, सैम्पल पेपर की सीरीज चल रही है। एक बार अगर हम लास्ट ईयर के पेपर को देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है बोर्ड्स में कि वही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। और क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पेंटिंग के सैम्पल पेपर्स की या फिर लास्ट ईयर के पेपर्स की कोई ऐसी बुक वगैरह नहीं है, राइट। तो ये क्या है कि मैं आपको खुद सॉल्व करवा रही हूँ। 5 पेपर में अपने सॉल्व करवाने वाली हूँ आपको, सैम्पल पेपर्स। इट्स नॉट सैम्पल पेपर, कुछ सैम्पल पेपर्स हैं और कुछ लास्ट ईयर के आपके जो बोर्ड्स में आए हुए फाइनल पेपर्स भी हैं, राइट। तो मैं उन पेपर्स को सॉल्व करवा के एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं। सेकेंडली आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं। भाई 30 में से 30 मार्क्स लाना बहुत ईजी है। अगर आपने सारे चैप्टर्स को ढंग से एक बार जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप उनको चेक कर लो। सारे के सारे अगर आपने चैप्टर्स ढंग से पढ़े हैं और ये पांचों पेपर सॉल्व करें हैं, तो प्री बोर्ड में ही देख लेना, आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसी सैम्पल पेपर से ही मैम क्वेश्चंस आपके उठाती हैं। और बोर्ड भी यही क्वेश्चंस को रिपीट करता है, बस अलग अलग लैंग्वेज में। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, छोटा सा ही आप लोगों का कोर्स है, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 1 एंड 2 सॉल्व कर चुके हैं। पेपर 3 में हमारा सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू का है। लेफ्ट साइड पे बेटा ये पूरा आपका पेपर है जो आया हुआ है, ठीक है। राइट साइड में मैंने इसके आंसर्स भी सॉल्व करे हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि हमें क्या आंसर लिखना होता है किस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लुकिंग एट द लायन कैपिटल व्हाट वर्चुअस डू यू इनकलकेट। आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं, कंपैशन आता है, करेज आता है, द स्पिरिट ऑफ विक्ट्री ओवर विजडम एंड नॉलेज। यस, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारे अंदर तीनों फीलिंग्स आती है लायन कैपिटल को देख के। दिस एलिमेंट हैज अ वेरी स्मॉल एग्जिस्टेंस इन स्पेस। स्पेस में बहुत ही, ये देखो आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस बार के सैम्पल पेपर में भी है कि दिस एलिमेंट हैज अ वेरी स्मॉल एग्जिस्टेंस इन स्पेस बट कैन स्टिल एक्ट एज अ फोकस ऑफ विजुअल। तो विजुअल में एक बहुत ही छोटा एलिमेंट जो कि स्पेस में है वो क्या होगा, पॉइंट। पॉइंट से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे छोटा एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या होता है, पॉइंट होता है। एलिमेंट ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे, नहीं देखी है तो जाके प्लीज देख लो, ठीक है। पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ। ह्यू की बात करो या फिर वैल्यू की बात करो या इंटेंसिटी की बात करो, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, कलर की। क्योंकि कोई भी कलर ही तो होगा जिसकी हम, वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप उसके अंदर शेड या टिंट डालोगे या इंटेंसिटी डालोगे, तो ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, कलर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। Which medium is generally used in tempera technique। टेम्पेरा में कौन सा होता है, वाटर कलर टेक्निक होता है ना। टेम्पेरा आप देखोगे जितनी भी आपकी पेंटिंग्स होती हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स हो गई, इन सब में क्या है, टेम्पेरा टेक्निक है। और टेम्पेरा टेक्निक क्या होती है, आपकी वाटर कलर टेक्निक होती है, ठीक है। अब ये वाटर कलर टेक्निक क्या है, वाटर बेस्ड पिगमेंट मिक्स्ड विद एग अदर बाइंडर्स। बेसिकली वाटर बेस्ड पिगमेंट है आपका, वाटर कलर है और उसमें आपके बाइंडर्स डले होते हैं। बाइंडर्स मतलब जो कि आपके पेपर से स्टिक करेंगे, ठीक है। वट रॉ मटेरियल इज यूज इन नॉर्मल पेंसिल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो पेंसिल होती है ये कौन से मटेरियल से बनी होती है, ग्रेफाइट से, है ना। ये किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट इज द रॉ मटेरियल विच इज यूज इनसाइड द नॉर्मल पेंसिल। हॉग ब्रशेस आर मेड फ्रॉम विच एनिमल हेयर। जो आपके हॉग ब्रशेस होते हैं वो आपके कौन से एनिमल के हेयर से बने होते हैं। हॉग ब्रशेस किससे बने होते हैं, स्वाइन से, ठीक है। इसको हम वाइन नहीं स्वाइन पढ़ते हैं, ठीक है। स्वाइन के आपके हॉग ब्रशेस बने होते हैं, ठीक है। विच बाइंडर इज यूज्ड इन कलर पेंसिल। तो पहले तो बताओ बाइंडर क्या होता है। बाइंडर वो होता है, जैसे कि आपकी कलर पेंसिल क्या है, बेसिकली चौक टाइप है ना। वो चौक जैसा मटेरियल पेपर के ऊपर स्टिक होता है, राइट। आपने अगर कलर को किसी भी पेपर के ऊपर अगर इस तरीके से पेंसिल से चला रहे हो, तो ये ग्राफाइट इससे स्टिक हो गया ना पेपर पे। तो इसी तरीके से कोई भी कलर पेंसिल होती है, पेपर के ऊपर आप उसे रब करोगे या चलाओगे तो क्या होगा, वो स्टिक होता है। तो कौन सा बाइंडर उसमें डला होता है, वैक्स बेस्ड। कौन सा होता है, वैक्स बेस्ड। जो आपकी कलर पेंसिल होती है उसमें बाइंडर कौन सा होता है, वैक्स बेस्ड होता है, ठीक है। ब्रशेस आर ऑफ दिस काइंड। किस टाइप के ब्रशेस होते हैं, राउंड ब्रश होते हैं, फ्लैट ब्रश होते हैं, एंगुलर ब्रशेस होते हैं। यस, ये तीनों टाइप के होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों टाइप के ब्रशेस होते हैं तो ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है।
मेन इसमें मुझे लगा कि सारे क्वेश्चन ही थे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था कि कलर पेंसिल के अंदर कौन सा बाइंडर होता है। कलर पेंसिल के अंदर भाई सीधी सी बात है, नेचुरल गम तो होगा नहीं, सिंथेटिक रेजिंग भी नहीं होता, पेट्रोल भी नहीं होता, तो वैक्स क्या होता है। ज्यादातर आपके वैक्स क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल्स के अंदर का बाइंडर वैक्स मटेरियल होता है। सेक्शन बी करते हैं। सेक्शन बी की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, अमंग द मोस्ट नोन लिविंग आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विच डिराइव इट्स नेम फ्रॉम मिथिला। मिथिला का बोलते ही क्वेश्चन में अगर मिथिला आ गया तो इसके बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं, मधुबनी आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। द एंशियंट बर्थ प्लेस ऑफ सीता। मधुबनी आर्ट जो है उसको हम मिथिला आर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो मिथिला में सबसे ज्यादा ओरिजिनेट हुई थी, राइट, क्योंकि वहीं से वहां पे ही ट्रेंड चला था मधुबनी पेंटिंग का। तो और ये मिथिला कौन सी जगह है, जहाँ पे सीता जी ने जन्म लिया था, इसलिए बोलते हैं द एंशियंट बर्थ प्लेस ऑफ सीता इज बेस्ड ऑन पेंटेड फिगर्स एंड डिजाइंस ऑन द वॉल ऑफ द मड हाउसेस। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, तो आर्ट कौन सी हो गई, मधुबनी आर्ट हो गई, यही मिल गया आपको एक नंबर। और सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स इट। तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेंटिंग के जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। पेंटिंग बहुत ही ब्राइट कलर से बनी होती है, उसमें बोल्ड लाइन यूज करी जाती है, फ्लैट डेकोरेटिव पैटर्न्स यूज करे जाते हैं। इनके थीम्स जो होते हैं वो बेसिकली माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर होते हैं, राइट, भगवान के ऊपर होते हैं और डे टू डे ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर होते हैं। ठीक है, कलर्स के बारे में जरूर बताना कि ब्राइट कलर्स यूज करे जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, और दिया होता है, जब भी और दिया होता है इसका मतलब यह है या तो ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है या नीचे वाला सॉल्व करना है। नीचे वाला क्या कहता है, लिविंग फार फ्रॉम अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ से लिविंग फार फ्रॉम अर्बन लाइफ इन इंटीरियर टेरेरियन ऑफ फॉरेस्ट डेजर्ट एंड माउंटेन्स। फॉरेस्ट डेजर्ट एंड माउंटेन्स में आप रह रहे हो। टाइमलेस ट्रेडिशन ऑफ आर्ट फॉर्म हैज बीन प्रैक्टिस डिफरेंट ट्राइब्स। जब मैं फोक आर्ट्स की बात करूं, ठीक है, जब मैं आपको बोल रही हूँ माउंटेन्स मतलब अर्बन लाइफ से बाहर, क्वेश्चन इसने ना घुमा दिया है। क्वेश्चन आपके कोर्स में दो ही पेंटिंग्स है, एक वॉली आर्ट है, एक मधुबनी आर्ट है। मधुबनी का उसने ऊपर दे ही दिया क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइबल आर्ट की बात कर रहा है। जब इसने ट्राइब्स वर्ड बोल दिया, यहाँ पे इसने कौन सा वर्ड बोल दिया, ट्राइब्स, तो भाई ट्राइब्स का मतलब ही हो गया ना ट्राइबल आर्ट। ट्राइबल आर्ट का मतलब हो गया जो कि आपकी अर्बन लाइफ से बहुत दूर बनती है। तो राइट फ्यू लाइंस ऑन वन इंडियन ट्राइबल आर्ट, तो कौन सी ट्राइबल आर्ट है, वॉरली आर्ट। वॉरली आर्ट है ना, जो कि वॉरली आर्ट कहाँ की, अगर हमें पूछा जा रहा है कि कुछ लाइनें बताओ वॉरली आर्ट के बारे में, तो आप क्या बताओगे कि वॉरली आर्ट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बनी गई थी, और कौन सी चीजों से बनी गई थी, आपको पता होगा कि ब्राउन जो आपकी मिट्टी होती है उसके ऊपर सफेद रंग के राइस पेस्ट से बनाई जाती है। तो आप क्या लिखोगे, वॉरली आर्ट इज मेड अप फ्रॉम राइस पेस्ट ऑन मड वॉल्स, मड की वॉल्स के ऊपर। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, पहला कौन सी मटेरियल से बनी है, राइस पेस्ट। सेकंड कौन से आपका मतलब शेप्स कैसी होती हैं, जियोमेट्रिक फिगर्स होती हैं, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर होते हैं। और इसके अगेन इसकी थीम क्या होती है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे हंटिंग, डांसिंग, ह्यूमन लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज, एनिमल, ट्रीज वगैरह दिखाई जाते हैं। ठीक है, वट अट्रैक्ट्स यू अबाउट दिस पेंटिंग, अट्रैक्ट क्या करते हैं, यही बोलोगे, ज्योमेट्रिक फिगर्स हो गए, सिंप्लिसिटी हो गई, कितनी सिंपल कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स यूज नहीं करे जाते हैं ना। स्टोरी टेलिंग ऑफ विलेज आर्ट, तो बेसिकली विलेज लाइफ की जो स्टोरीज बताता है वो कौन है, आपका वॉरली पेंटिंग्स बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 6 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है, कैलाशनाथा टेम्पल के ऊपर। कैलाशनाथा टेम्पल इज अ मेगालिथ स्ट्रक्चर कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक। यस, एक पत्थर, जैसे कि मैंने पहले भी सैंपल पेपर सॉल्व करते टाइम भी बताया था कि जो कैलाशनाथा टेम्पल है वो आपका एक पत्थर है, उससे ऊपर से उसने क्या करा, खोदते चले गए, खोदते चले गए, खोदते चले गए, खोदते चले गए। अगर हम वैसे कोई भी बिल्डिंग या कोई भी मंदिर बनाते तो ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखते और फिर बनाते। पर कैलाशनाथा टेम्पल ऐसा है कि उसने क्या करा है कि ऊपर से कार्विंग करनी चालू करी। एक पत्थर पहले रख दिया बड़ा सा, एक पहले से एक चट्टान रखी थी, ऊपर से काटना चालू करे, कार्विंग करे, और नीचे नीचे आते आते ऊपर से नीचे आए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्योंकि कैलाशनाथा टेम्पल में टॉप टू बॉटम कार्विंग हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इट्स साइज एंड आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन व्हाट इज वर्टिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, कैलाशनाथा टेम्पल एट एलोरा, एलोरा में है ये, इज अ ह्यूज रॉक कट टेम्पल कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल हिल। एक ही पहाड़ में से रॉक को कट किया गया, तो इट्स अ रॉक कट टेम्पल। इसको रॉक कट टेम्पल बोलते हैं, फ्रॉम अ सिंगल हिल, एक ही हिल में से कटा हुआ है। इट इज मल्टी स्टोरेज, हैज अ हाई शिखारा, मंडपा, कोर्टयार्ड, एलिफेंट्स एंड पिलर। शिखारा मतलब
जो ऊपर का ट्रायंगल वाला पार्ट होता है टेम्पल का, उसको हम शिखारा बोलते हैं। मंडपा मतलब जो आप एंटर करते हो तो जो एक बहुत बड़ा चबूतरा सा होता है उसको मंडपा बोलेंगे। कोर्टयार्ड, एलिफेंट्स एंड पिलर्स, बहुत ही उसमें एलिफेंट्स और पिलर्स बने हुए हैं, ठीक है। ऑल इन द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन मतलब वो जो ट्रायंगल वाला पार्ट है सबसे बड़ा शिखारा, वो सब द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। वर्टिकल एक्सकेवेशन का मतलब क्या हुआ है, दैट द टेम्पल हैज बीन कट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स। First, the outline of the temple has been hewn from the top of the hill. Then, inner parts, hall and sculptures were carved going down. तो क्या हुआ, ऊपर से पहले उन्होंने एक आउटलाइन सी बनाई कि हमें ऐसे कट करना है, और वो कट करते चले गए, तो टॉप टू बॉटम कट हुआ, इसी को वर्टिकल एक्सकेवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये और में क्या क्वेश्चन दे रहा है आपको, the Indian temple architecture is designed to lead us from the outer world to the inner world. Thus, the Parisar represent the outer world, and the गर्भागृह रिप्रेजेंट द इनर वर्ल्ड। डिस्क्राइब कैलाश नाथा। देखो, कभी कभार क्वेश्चन के ऊपर कहानी लिख दी होती है बहुत बड़ी, जैसे ऊपर लिखा था लिविंग फार फ्रॉम अर्बन लाइफ, पर हमने एक वर्ड पकड़ा जो कि क्या था, ट्राइब्स के ऊपर, तो हमें समझ में आ गया कि वो ट्राइबल आर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ये कहानी लिखी होती है, बट आप क्वेश्चन पढ़ो कितना आसान है, डिस्क्राइब कैलाश नाथा टेम्पल, तो आप बोलोगे ये रॉक कट टेम्पल है शिवा का, फ्रॉम एट द टेम्पल एट इलोरा, जो कि वर्टिकल एक्सकेवेशन से बना हुआ है। When and why do you go to a place of worship? And how does the architecture of temple enables you to find what are you looking for? तो बेसिकली वी गो टू टेम्पल फॉर, पहले उसने पूछा कि आप मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर क्यों जाते हो, शांति के लिए जाते हो, पूजा करने जाते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जाते हो, तो क्या बोलोगे, पीस, प्रेयर एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिर उसने पूछा हाउ डज द आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल एनेबल्स यू टू फाइंड वट यू आर लुकिंग फॉर। तो आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल आपको गर्भगृह जो होता है मेक्स अस मूव फ्रॉम नॉइज टू साइलेंस। बेसिकली जैसे आपका जो आर्किटेक्ट होता है टेम्पल का, बाहर की दुनिया में इतनी अशांति है, इतनी नॉइज है, पर जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं हम शांत हो जाते हैं, वहां पे साइलेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑयल पेस्टल एंड क्रेयॉन्स। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने नहीं पढ़े वो परेशान होता ही होता है, क्योंकि उस देखो, दोनों क्वेश्चन जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ऑयल पेस्टल एंड क्रेयॉन्स, ये मैंने आपको चैप्टर 2 के चैनल पे बताया था, राइट। जब मैं चैप्टर 2 की वीडियो में मैंने ढंग से समझाया था कि ऑयल पेस्टल एंड क्रेयॉन्स में क्या डिफरेंस होता है, वाटर कलर एंड पोस्टर कलर में क्या डिफरेंस होता है। एक बार दोबारा समझते हैं। ऑयल पेस्टल एंड क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स आर वेरी सॉफ्ट, है ना, क्रीमी स्टिक्स ऑफ पिगमेंट मिक्स विद नॉन ड्राइंग ऑयल। बेसिकली ऑयल पेस्टल का मतलब क्या है, उसमें ऑयल डला होगा। क्रियॉन्स में क्या होता है, वो आपकी वैक्स की स्टिक्स होती हैं। भाई बेसिक डिफरेंस तो यही है ना, क्रियॉन्स आपकी वैक्स क्रियॉन्स होते हैं, वो वैक्स की स्टिक्स से होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं एंड लेस ब्लेंडेबल, वो कम ब्लेंड होते हैं। ऑयल पेस्टल आपके हाईली ब्लेंडेबल, दे कैन ब्लेंड वेरी इजीली एंड दे गिव अ वेरी रिच ओपेक कलर, है ना। और वाटर कलर और पोस्टर कलर में क्या डिफरेंस है, भाई वाटर कलर आपके होते हैं ये वाले, जो हम केक्स की बात कर रहे हैं, ये आपने यूज करोगे तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आता है, राइट। पर मैं अगर पोस्टर कलर्स की बात करूँ, पोस्टर कलर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये हमारे बॉटल वाले पेंट्स होते हैं, ये हमारे पोस्टर कलर्स होते हैं, ये हमारे वाटर कलर होते हैं। तो जब आप ये अप्लाई करते हो तो ट्रांसपेरेंट लुक आता है, बट जब आप ये अप्लाई करते हो पोस्टर कलर तो काफी ज्यादा थिक अप्लाई करते हो, तो ओपेक इफेक्ट आता है, ठीक है। सरफेस बहुत ज्यादा फ्लैट और ब्राइट दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और में देखो हर 2 मार्कर क्वेश्चन में और दिया हुआ है, बच्चों पेपर इतना आसान अगर सीबीएसई वाले आपके लिए बना रहे हैं तो एटलीस्ट फुल मार्क्स तो ले आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का और का पार्ट क्या है, एन ओपेक मीडियम ऑफ पेंटिंग इन विच पॉपुलर कलर फोक आर्ट इज हैज बीन यूज्ड। तो ओपेक मीडियम ऑफ पेंटिंग क्या होती है, ओपेक का मतलब है जहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ना हो, ठीक है। लाइट कैन नॉट पास थ्रू द शीट, राइट। तो लाइट कैसे पास ना करे, वो कैसे होगा, पोस्टर कलर से, ठीक है। और वो बोल रहा है ये जो पोस्टर कलर है कौन सी फोक आर्ट में बहुत अच्छी तरीके से यूज होते हैं, मधुबनी पेंटिंग में। कौन सी में होता है, मधुबनी में। राइट द टूल यूज्ड इन दिस मीडियम, ऑन विच सरफेस इज इट सक्सेसफुली यूज्ड। तो भाई आप किसी भी, आपका टूल और सरफेस क्या होगा, टूल तो आप ब्रशेस यूज करोगे अपने, है ना, और सरफेस क्या होगा, यू कैन यूज एनी थिक पेपर, कैनवस पेपर, और नॉट अ कैनवस पेपर, बिकॉज कैनवस के लिए तो ऑयल एक्रेलिक चाहिए होते हैं, बट आपको पोस्टर कलर के लिए यू कैन यूज एनी योर वाटर पेंटिंग शीट, राइट। तो एनी थिक पेपर यू कैन यूज। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 अबाउट लायन कैपिटल। सो लायन कैपिटल हैज अ voluminous roaring lion figures firmly standing on a circular abacus is carved with figure of horse, bull, lion and elephant, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है विच एम्परर और डायनेस्टी गॉट दिस पिलर मेड, भाई अशोका ने बनाया था। एम्परर अशोका ने कौन सी डायनेस्टी में बनाया था? मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी में बनाया था। टू मार्क प्लेस वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, बेसिकली जहाँ पे उन्होंने अपना धर्म चक्र को जो आपका बुद्धा थे, ठीक है, कौन से एम्परर ने बताया था? अशोका ने बनाया था, मौर्यन डायनेस्टी ने बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट दिस पिलर मेड फॉर विच हिस्टोरिकल इवेंट वॉज दिस साइट चोजन, तो इस जगह पे कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था? तो आप यहाँ पे बताओगे टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, जहाँ पे उन्होंने अपनी फर्स्ट सर्मन बताया था धर्म चक्र के बारे में, जहाँ पे बुद्धा ने बताया था, तो ये क्या आप बोलोगे? फर्स्ट सर्मन दिया था, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर एंड देयर सिंबॉलिक मीनिंग, जैसा कि उसने बताया कि एक लायन कैपिटल के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एनी 2 3 कैन बी रिटन, तो 4 पार्ट्स में पहले आप 4 एनिमल्स के बारे में बता सकते हो, अबैकस के बारे में बता सकते हो, उसमें जो धर्म चक्र है व्हील उसके बारे में बता सकते हो, इन्वर्टेड लोटस के बारे में बता सकते हो। 4 लायन के बारे में क्या बोलोगे? 4 लायंस आर फेसिंग इन ऑल 4 डिफरेंट डायरेक्शंस व्हिच गिव अस करेज, पावर, लीडरशिप की वो टीचिंग्स देते हैं, ठीक है। अबैकस के ऊपर जो है, जो गोल वाला पार्ट है, उसके ऊपर जो एनिमल्स हैं 4, लायन, बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट, वो हमें क्या फीलिंग देते हैं? करेज के बारे में, धर्मा के बारे में, मूवमेंट के बारे में। इन्वर्टेड लोटस, लोटस की बात करें वो क्या फीलिंग देता है? हमें प्योरिटी की देता है, स्पिरिचुअल बर्थ की देता है। और धर्मा चक्र क्या बताता है हमें? 24 आवर्स, कितनी लाइंस होती हैं आपके अशोक बेसिकली चक्र में, धर्म चक्र अशोक चक्र में कितनी लाइंस? 24 होती हैं। वो हमें क्या बताता है? 24 आवर्स होते हैं एंड दैट इज कांस्टेंट प्रोग्रेस, तो दैट इज चेंज एंड प्रोग्रेस, ठीक है। ये हो गया। वेयर आर द अजंता केव्स एंड हु लिव्ड इन देम, तो भाई वेयर एंड हु लिव्ड, अजंता केव्स आर इन औरंगाबाद, ठीक है। आपका वो कहाँ पे है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इन अ हॉर्स शू शेप्ड जॉर्ज ऑन द बगहोरा रिवर, तो बेसिकली क्या है आपका? ये जो अजंता केव्स है वो आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। वो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केव्स आर देयर एंड व्हाट इज द पर्पस, तो वहां पे 2 काइंड्स ऑफ केव्स है, ठीक है। ये पेपर हल्का सा ट्रिकी आया था। ये देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लायन कैपिटल के बारे में, वो आपको पता भी है कि कौन से एम्परर ने बनाया था, और उसके आप 4 क्या इतने फीचर्स बता सकते हो, अबैकस के बारे में, लोटस के बारे में, धर्मचक्र के बारे में। बट जब हम अजंता केव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अजंता केव्स वहां पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में थी, महाराष्ट्र में। और इसके 2 मेन केव्स होती हैं, एक तो होता है विहारा, ठीक है, इसको बोलते हैं विहारास, और दूसरा होता है आपका चैत्या। तो बेसिकली जो आपका चैत्या होता है वो आपकी प्रेयर हॉल्स होते हैं, जो आपके हॉल्स, बड़े बड़े केव जो आपका हॉल और स्तूपा का काम करता है। और विहारास आपकी क्या होते हैं? लिविंग क्वार्टर्स, स्टडी रूम्स, मोनास्ट्रीज को विहारास बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी अजंता केव्स की 2 आपके काइंड ऑफ केव्स हैं, एक होते हैं विहारास जहाँ पे आप स्टडीज करते हो, लिविंग क्वार्टर है, मोनास्ट्री है, और एक आपका चैत्यास होता है, चैत्यागृह का मतलब होता है आपका प्रेयर हॉल, जहाँ पे आप प्रेयर करते हो, ठीक है। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपका 2 मार्कर क्वेश्चन है अगेन, व्हाट आर द 2 काइंड ऑफ स्पेस, दो कौन सी स्पेसेस होती हैं? एक होती है आपकी पॉजिटिव स्पेस, एक होती है आपकी नेगेटिव स्पेस, है ना। एरिया विच इज, अगर एक शीट पे सर्कल बना दूं जो कि आपका मेन ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस क्या हुआ? द रेस्ट ऑफ द ब्लैंक स्पेस, द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव स्पेस, राइट। एम्प्टी बैकग्राउंड इज कॉल्ड अ नेगेटिव स्पेस। तो भाई एलिमेंट ऑफ आर्ट में मैंने स्पेस के बारे में भी बताया हुआ है, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। हाउ वी अप्रिशिएट अ पेंटिंग, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने इसका कर लिया, हाउ डू यू अप्रिशिएट अ पेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ हैंडलिंग ऑफ इट स्पेस। स्पेस देखो, स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेंटिंग में। यू हैव टू बैलेंस कि हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस कितनी दिखनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो वेदर द कॉम्पोजिशन फील क्राउडेड और ओपन, आप बहुत ज्यादा एम्प्टी छोड़ रहे हो या ओवर क्राउडेड अपनी पेंटिंग को कर रहे हो, वो आपका गुड यूज ऑफ स्पेस गिव्स क्लैरिटी, फोकस एंड हार्मनी। स्पेस एक ऐसा फीचर है एलिमेंट ऑफ आर्ट का जो कि हमें क्लैरिटी देता है, फोकस देता है और हार्मनी देता है ना। क्लियर विजन देगा कि आपने पेंटिंग में क्या क्या बनाया, अगर आपकी स्पेस प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगी। इतनी बड़ी शीट पे अगर इतनी छोटा सा एलिमेंट बनाओगे किसी को दिखेगा भी नहीं, तो भी इट डजंट मेक सेंस। तो क्लैरिटी देता है स्पेस, आपका फोकस देता है और हार्मनी देता है, ठीक है। डिस्क्राइब एनी टू दैट यू लाइक अमंग यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, प्रपोर्शन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। कोई भी 2 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। बैलेंस और रिदम को इसने किया है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट सो द पेंटिंग डज नॉट लुक टिल्टेड।
you need to balance the weight of the overall painting in terms of color, in terms of drawing, in terms of all over weight, वो balance out होनी चाहिए. Rhythm भी क्या होता है, repetition of lines or patterns or shape forms a rhythm in the painting, and there is a flow in the painting. So there is nothing called as disruption, I would say obstruction in the painting. There is a continuation rhythm in the lines. ठीक है. सेक्शन सी की बात करते हैं. सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के. ठीक है. देखो इसने 3 क्वेश्चन दिए बट आपको कोई भी 2 करने होते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मानी के बारे में, जो कि हर बार 6 मार्कर क्वेश्चन में आ रहा है, तो बच्चों तैयार रहो. इसको लेके ये क्वेश्चन पूछता ही है. प्लेस एंड पीरियड. प्लेस क्या है इसका, अजंता केव नंबर 1 इन महाराष्ट्र, अजंता की केव्स में हुआ है. ले और कौन सा पीरियड था, गुप्ता पीरियड. बोधिसत्व पद्मानी गुप्ता पीरियड का है. लायन कैपिटल था, अशोका एम्परर ने बनाया था मौर्यन डायनेस्टी में. ठीक है. पर बोधिसत्व पद्मानी की जो पेंटिंग है आपके कोर्स में, जिसमें वो गुलाब लेके, सॉरी लोटस लेके बैठे हुए हैं, वो आपका क्या है बेसिकली, अजंता केव नंबर 1 इन महाराष्ट्र, गुप्ता पीरियड है, 5th-6th सेंचुरी. ठीक है. हाउ इज कंपैशन शोन. कंपैशन कैसे दिखाया गया है, ही इज अ वेरी पैशनेट बुद्धा. कंपैशनेट बुद्धा होल्डिंग अ लोटस, लोटस है उनका. ही स्टैंड बिसाइड्स द मेन इमेज ऑफ बुद्धा रेडी टू हेल्प ऑल बींग्स, और सारे लोगों को हेल्प करने के लिए वो तैयार है. सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एनी टू, लोटस, पर्ल या आईब्रोज के बारे में कोई भी 2 के बारे में बताओ. आप ये बता सकते हो कि उनकी हाफ क्लोज्ड आई थी, पूरी आंखें खुली हुई नहीं है, आधी आंख खुली हुई है, राइट. स्लाइड सॉफ्ट स्माइल है उनकी. स्लाइटली बेंड पोस्चर है, हेल्पिंग, देखो ऐसे करके वो झुके हुए हैं. झुके हुए जब होता है ना कोई भी पेंटिंग में करेक्टर, वो ह्यूमिलिटी शो करता है, केयर शो करता है ना. सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स, शोइंग ही लिसन्स टू प्रेयर्स. ये दिखाता है कि वो उनकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. एंड दे आर सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स. ठीक है. सिंबॉलिक मीनिंग की बात करूं लोटस के, अगर लोटस हाथ में क्यों लिए, प्योरिटी, शांति के लिए. पर्ल्स और रिच ज्वेलरी दिखाई है बिकॉज ही इज बोधिसत्व पद्मानी, तो उनकी रॉयल्टी कितनी थी, उनकी स्पिरिचुअल वेल्थ कितनी थी. आईब्रो उनकी हाफ, सॉरी, आईज उनकी हाफ ओपन्ड है, और बो आईब्रोज उनकी ग्रेस और ब्यूटीनेस दिखाती है. उनके बहुत लंबे लंबे कान है. ईयर लोब्स का मतलब होता है ये वाला पार्ट, वो बहुत लंबे हैं उनके. देखो आपको इतना लंबा आंसर नहीं देना, मैं आपको चारों फीचर बता रही हूँ. हो सकता है वो सिर्फ आपको लोटस और लॉन्ग ईयर के बारे में पूछ ले, हो सकता है कोर्स में सिर्फ पर्ल के बारे में पूछ ले. तो आपको मैं सब कुछ समझा रही हूँ, बट आपको इनमें से कोई 2 ही पॉइंट लिखने पड़ेंगे अगर वो ये सेम क्वेश्चन देता है. आप खाली लोटस के बारे में बता दो, प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, या फिर आप खाली पर्ल एंड रिच ज्वेलरी के बारे में बता दो कि हाई वेल्थ एंड रॉयल्टी. लॉन्ग ईयर लोब्स के बारे में बता दो. ठीक है. कि renunciation of worldly riches. Once a prince wearing heavy earrings. Heavy earrings उनकी presence को represent करता है. Material use क्या हुआ है भैया, फ्रेस्को पेंटिंग, पता है आपको फ्रेस्को मटेरियल यूज हुआ है, फ्रेस्को वॉल पेंटिंग है. रॉक सरफेस कोटेड विद लेयर ऑफ मड प्लास्टर एंड लाइम. ठीक है. तो बेसिकली मड प्लास्टर लगा के फ्रेस्को पेंटिंग यूज करी है. मिनरल्स और वेजिटेबल्स डाई वगैरह ही यूज किया उस टाइम पे, ये आपके एक्रेलिक वगैरह नहीं थे. तो लोग क्या करते थे, मिनरल्स और रॉक से ही कलर निकालते थे. ठीक है. पोस्चर के बारे में पूछ रहा है वो, तो पोस्चर बता देना. द फिगर इज शोज इन त्रिभंगा, त्रिभंगा, थ्री बेंट पोज, स्लाइटली टर्न्ड विद वन हैंड होल्डिंग द लोटस एंड द अदर इन ग्रेसफुल जेस्चर. दूसरा हाथ उनका जेस्चर में है और एक हाथ में उन्होंने लोटस लिया हुआ है. तो ये त्रिभंगा उनका बेंडेड पोस्ट वो है, पोस्चर है. क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कहता है कलर्स के बारे में बताओ. कलर हेल्प अस टू ब्यूटिफाई एंड अट्रैक्ट व्यूअर्स टुवर्ड्स आवर पेंटिंग. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू बी अवेयर ऑफ सिंबॉलिक मीनिंग. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी कलर्स. भैया ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बहुत ही आसान है. रेड, येलो, ब्लू आपको पता है, दे कैन नॉट बी मेड फ्रॉम एनी अदर कलर्स. सेकेंडरी कलर्स, दे आर मेड फ्रॉम प्राइमरी कलर्स, ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट. ढंग से समझा रखा है बच्चों, ये तो मैंने चैप्टर 1 में ढंग से बता रखा है. रेनबो कलर्स आपको पता है कि विबग्योर्स के 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये आपका विबग्योर कलर है. न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट आपके न्यूट्रल कलर्स होते हैं, है ना. तो काफी सॉफ्ट और पूरी पेंटिंग को बैलेंस आउट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री या अपोजिट कलर्स क्या होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑन द कलर व्हील. कलर व्हील पर पढ़ाया था मैंने यूनिट 1 में, उसमें मैंने ढंग से बताया था कि जो अपोजिट में कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं. कूल्ड एंड वार्म कलर्स क्या होता है, जब आप अपना कलर व्हील देखते हो तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है आपका वार्म, नीचे वाला पार्ट क्या होता है आपका कूल. सो
कूल कलर्स गिव्स फीलिंग ऑफ कूलनेस, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट। और वार्म कलर्स कौन से होते हैं? जो आपके हॉट कलर्स होते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो। ये सारे आपके वार्म कलर्स होते हैं जो आपको वार्मथ और एनर्जी देते हैं। कूल कलर्स आपको कूलनेस, कामनेस, फ्रेशनेस ये सब देते हैं। आर्टिस्ट यूज वार्म कलर्स टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड एंड कूल कलर्स टू पुश बैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका लास्ट है, वो कहता है आर्ट इज अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम एंड सोशल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। मेथड एंड मटेरियल हैव बीन चेंजिंग, थस प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट। यस, पहले के टाइम में पेंटिंग का मटेरियल अलग होते थे, मिनरल्स होते थे, फ्लावर्स होते थे, उनकी डाई यूज होती थी। और ब्रशेस भी हमारी तरह नहीं होते कि आज हमने इस टाइप के ब्रशेस यूज कर रहे हो, अब थोड़ी है। पहले के टाइम पे थोड़ी थे, पहले तो लोग डंडी से ब्रशेस बना लिए, या फिर मैं बोलूंगी ब्रशेस बनाने के उनके पास टूल्स के लिए बर्ड्स के फेदर्स वगैरह लेके बना लिए, राइट। तो अब ये पूछ रहा है, इफ यू आस्क टू मेक एन आर्ट वर्क शोकेसिंग प्रोग्रेसिव इंडिया, व्हाट इज द टॉपिक यू विल चूज एंड व्हाई। तो प्रोग्रेसिव इंडिया, कि इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो कभी मतलब ना ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जहां आपको एज एन आर्टिस्ट सोचना है। आपने सब्जेक्ट लिया, आपको अपना दिमाग लगाना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि अगर आपको प्रोग्रेसिव इंडिया दिखाना है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो आप टॉपिक क्या लोगे? डिजिटल एंड सस्टेनेबल इंडिया, है ना। तो ये दिखाता है कि प्रोग्रेशन क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, लैपटॉप्स आजकल फोन पे यूज हो रहा है ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए, ये सब यूज करोगे। विच मीडियम विल यू यूज, अगर ये पोस्टर आपको बनाना है तो इसके लिए कलर कौन सा यूज करोगे, मीडियम मतलब कौन सा कलर यूज करोगे और क्यों यूज करोगे। पोस्टर कलर्स यूज करोगे, पेंटिंग में तो ज्यादातर पोस्टर कलर्स यूज करते हैं जो कि हमें बोल्ड और ब्राइट कलर की फीलिंग देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच बेस विल यू क्रिएट योर आर्टवर्क एंड व्हाई। कौन से बेस लोगे भाई, कार्टरेज शीट ले लेना, है ना। ये पोस्टर बनाने के लिए थिक कार्टरेज शीट या एनी थिक पेपर आप ले लो। मैं तो बोलूंगी कैनवस भी इसमें गलत लिखा है, कैनवस भी नहीं, कार्टरेज शीट बहुत है। विच मेथड एंड टेक्निक विल यू यूज एंड व्हाई। आप पोस्टर पेंटिंग यूज करोगे, और स्टाइल कैसा रहेगा पेंटिंग का, ग्राफिक स्टाइल। जब भी हमें इस टाइप की पेंटिंग बनानी होती है तो ग्राफिक स्टाइल हम यूज करते हैं। विच ब्रशेज विल यू सिलेक्ट, फ्लैट ब्रशेज एंड राउंड ब्रश। भाई सिंपल पेंटिंग में एंगुलर ब्रशेज वगैरह की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको अपना फ्लैट ब्रश चाहिए जहाँ पे बैकग्राउंड करना होगा, और राउंड ब्रशेज चाहिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें कहता है, विच आर्ट फॉर्म स्टाइल फ्रॉम योर कोर्स डू यू थिंक इंस्पायर्ड यू एंड हाउ। तो आप कौन सा स्टाइल की पेंटिंग आपको इंस्पिरेशन देती है, मतलब आपको कौन सी आर्ट फॉर्म बहुत अच्छी लगती है। मधुबनी अच्छी लगती है डेकोरेटिव बॉर्डर के तरह, वॉरली भी बोल सकते हो कि वॉरली ह्यूमन फिगर्स को बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिक फॉर्म में दिखाती है, वो अच्छी लगती है। अजंता पेंटिंग्स के बारे में भी बात कर सकते हो कि वहां पे रिदमिक लाइंस एंड ग्रेसफुल पोस्चर दिखता है। भाई मैंने अब आपको थर्ड पेपर भी सॉल्व करवा दिया है, पूरा का पूरा 2 पेपर मैं पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ। प्लीज पहले अपने चैप्टर्स को रिवाइज करो, फिर पेपर को सॉल्व करना। थर्ड पेपर हमारा हो गया है सॉल्व, 2 और पेपर मैं करवाऊंगी। तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से अपना रेडी कर लो। कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एंड डू सब्सक्राइब, बिकॉज अब क्योंकि हम लोग खाली पेंटिंग नहीं, हम लोग फैशन स्टडीज और अदर भी, इससे रिलेटेड आप कौन कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हो उन सब के बारे में आई एम गोइंग टू गाइड यू। तो पहले बोर्ड्स दे लो, उसके बाद ढंग से गाइड करने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब इट। ओके, चलो बाय बाय।